तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया और आज हम तीसरे दिन की एनालिसिस करने के पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कल हम लोगों ने क्या एनालाइज किया था जब दूसरे दिन इंडिया के 219 रन पे 7 विकेट थे और इंडिया 134 रन से पीछे थी। तब हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, क्या डिस्कस किया था कि इंडिया के पास अभी भी मौका है। अगर ये लोग कुछ ढंग से खेलें और जरा सा दिमाग इस्तेमाल करें तो इनके पास जीतने के लिए क्या चांसेस हैं और इनको क्या करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो ये कि ये जो 219 रन पे 7 विकेट हैं, इसके बाद 134 रन की लीड को कम करते हुए अगर ये लोग किसी तरह से 70 रन तक ले आते हैं या 60 रन तक ले आते हैं तो इनके पास एक चांस बनता है। तो आज जब ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव ने बैटिंग करना शुरू किया तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों ने बिल्कुल ये तय कर लिया था कि हमको वही करना है। और क्या गजब की बैटिंग की है और सबसे ज्यादा अच्छी बैटिंग तो कुलदीप यादव ने की है। कुलदीप यादव ने कल शाम से जो खेलना शुरू किया था तो आप देखिए कि एक भी बार वो ऐसा नहीं लगा कि वो आउट हो सकता है। जो जिस बॉल पे वो आउट हुआ है उसके अलावा किसी भी बॉल पे ऐसा नहीं लगा कि वो नर्वस है या उसको खेलना नहीं आ रहा है या वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है। बहुत ही कॉन्फिडेंटली खेल रहा था और उससे वही बॉलें मिस हुई है जिन बॉल्स ने मिसबिहेव किया। पहला पॉइंट तो ये इन लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया कि ये लोग लीड को कम करते हुए ले आए और लीड को क्या जबरदस्त कम किया है। मतलब आप सोचिए 8वें विकेट की पार्टनरशिप 76 रन की, मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। कुलदीप यादव और ध्रुव जुरैल तो बिल्कुल वो तो मुझे लगता है कि नगीना मिल गया है। और ध्रुव जुरैल की बैटिंग देख के उधर बाहर बहुत सारे विकेट कीपर्स को पसीना आ रहा होगा और खासतौर पे हमारे ईशान किशन को अब समझ में आ रहा होगा कि सब्र का फल कैसे मीठा होता है और क्या उसने हरकत की है और कितना बड़ा प्राइस उसको पे करना पड़ सकता है, ये अब उसको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ध्रुव जुरैल नाउ इज हियर टू स्टे इन द इंडियन क्रिकेट टीम। देखते हैं कि उसका बिहेवियर क्या रहता है। तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर ये लोग 60 रन तक इंग्लैंड की लीड को कम कर लेते हैं तो उसके बाद इनके पास ये मौका है कि इनको इंग्लैंड को जल्दी आउट करना है। उसके पहले हम ये बात करें कि ये 60 रन क्या, इन लोगों ने तो मतलब ये कहां तक ले गए हैं अपना स्कोर, 307 तक ले गए। 307 मतलब 46 रन की लीड दी है इन्होंने। मतलब आप ये देखिए कि आकाशदीप ने कितनी सेंसिबल बैटिंग की, 40 रन उसने ध्रुव जुरैल के साथ जोड़े 9वें विकेट के लिए। इससे ज्यादा सेंसिबल बैटिंग क्या हो सकती है। काश हमारे ऊपर वाले बैट्समैन पहली पारी में जरा इस तरह से खेले, कुछ तो जरा दिमाग लगाएं, कुछ तो करें। शुरू में इंग्लैंड ने शुरुआत ही वैसे की। शुरुआत में इंग्लैंड ने तो तुरंत ही नई बॉल ले ली थी क्योंकि नई बॉल तो ड्यू हो ही गई थी और 7 ओवर के बाद तुरंत उन्होंने नई बॉल ली। लेकिन कुलदीप यादव और ध्रुव जुरैल तो बिल्कुल आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहुत ही बढ़िया बैटिंग की उन लोगों ने और जो इन लोगों ने पार्टनरशिप की उसके बाद आकाशदीप ने 40 रन जोड़े, फिर उसके बाद 14 रन सिराज ने जोड़े। ध्रुव जुरैल की बदकिस्मती रही, बेचारा आउट हो गया 90 रन पे। वो इट वुड हैव बीन अ वेल डिजर्व्ड सेंचुरी। मतलब बहुत ही ज्यादा निराशा हमको हुई कि ध्रुव जुरैल की सेंचुरी होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से अगर वो खेलता रहेगा तो आगे बहुत सारी सेंचुरीज बनाने का मौका मिलेगा उसको। तो कुल मिला के 46 रन की लीड तो मतलब ये तो लॉटरी जैसी लगने वाली बात हो गई थी। कहाँ तो हम सोच रहे थे कि 60-70 रन की लीड तक भी एक्सेप्टेबल है। 46 रन तो बहुत ही इवन हो गया था मैच। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो ये था कि ये लोग इंग्लैंड को जल्दी आउट करें। तो इंग्लैंड को जल्दी आउट करने में तो खैर कुछ तो इंग्लैंड वालों ने भी साथ दिया हमारा। दूसरे हमारे चिरकुट भैया ने 5 विकेट ले लिए। ये भी हमने डिस्कस किया था कि अभी ये जो पिच मिसबिहेव करने लगेगी तो ये पुराने कमीने हैं हमारे। ये क्या आप तो जानते हैं इनको तो जरा सा विकेट उल्टा सीधा होने लगे तो फिर ये लोग खाने लगते हैं और ये खा जाते हैं सामने वाली टीम को। ऊपर से अब जो रूट भी बेचारा फिर से वही, उसकी लो रह गई बॉल, आउट हो गया। ओली पोप की तो किस्मत ही खराब है। ओली पोप तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गया है, तो पैर ही बना दिया उसने। तो वो तो गनीमत है पहली पारी में 2-3 बॉल खेल ली थी, अदरवाइज किंग्स पैर बन जाता उसका। बात यह है कि ये जो विकेट खराब हो जाता है बस इस पे ही इंडियन स्पिनर्स बॉलिंग कर पाते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा करने के लिए कुछ होता नहीं है। मैच के बाद भी आपने देखा वो अश्विन दुनिया भर की थ्योरी पेश करने लगा
कि मैंने ऐसी बॉल डाली और वहां से वैसा हो रहा था और ऐसा हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा। तो भैया तूने पहली पारी में क्यों नहीं किया ये पीएचडी क्यों नहीं लगाई अपनी? तो ये सब बेकार की बकवास करने का कोई मतलब नहीं है। बाद में विकेट, तुमको सिर्फ विकेट के ऊपर बॉल डालनी है। बेन डकेट को जिस बॉल पे आउट किया है वो बॉल पड़ के शूट अप हो गई, इतनी ज्यादा बाउंस हो गई कि वो उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाया। एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतनी ज्यादा बॉल ऊपर आ जाएगी, और जो रूट की बॉल नीचे चली गई। तो क्या इसमें भी कोई पीएचडी लगा के बॉल फेंकी थी क्या? भाई साहब, ये अपने आप होता है विकेट के ऊपर। विकेट अनप्रिडिक्टेबल है, कोई बॉल ऊपर आएगी, कोई बॉल नीचे जाएगी, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका काम है सीधे विकेट के ऊपर बॉल डालना। तो दुनिया भर की थ्योरी मत दिया करो। ये जो भी थ्योरी है तो ये वहां लगाओ और वहां लगा के विकेट लेके बताओ जहां पे विकेट मिसबिहेव नहीं कर रहा है। क्या आज ये अश्विन ने 404 विकेट लिए हैं एशियन सब कॉन्टिनेंट में? आज ही ये लोग दिखा रहे थे टीवी के ऊपर। एशियन सब कॉन्टिनेंट में 404 विकेट लिए हैं और तुम्हारे टोटल 500 विकेट है। तो मतलब बाहर क्या किया है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर से आप ये देखिए कि अनिल कुंबले की बराबरी कर ली इसने, 35 पर 5 विकेट लिए हैं। ये अनिल कुंबले ने भी 350 विकेट लिए हैं इंडिया में। अश्विन ने 400 विकेट लिए हैं इंडिया में। इसका मतलब क्या है कि अनिल कुंबले ने ऑलमोस्ट जितने इंडिया में लिए हैं उतने ही इंडिया के बाहर विकेट लिए हैं, क्योंकि अनिल कुंबले के 619 विकेट हैं टोटल टेस्ट मैचेस। तो कौन बड़ा बॉलर हुआ और बड़ी बातें कौन करता है ये भी आप सबको पता है। दुनिया भर की बातें करवा लो इससे, पहली पारी में जरा मुझे विकेट लेके बता दे। आज तो मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था कि अभी दूसरी पारी में देखना ये लोग खा जाएंगे इंग्लैंड को, क्योंकि विकेट मिसबिहेव कर रहा है। कोई बॉल ऊपर उछल रही है, कोई बॉल नीचे जा रही है और अपने आप सूरमा बन रहे हो। ये सारे पुराने नालायक हैं, इन लोगों को पता है। इसीलिए जब ये बैट्समैन के विकेट पे वो उसमें पैड पे बॉल लगती है ना, पागलों की तरह एम्पायर के पीछे पड़ जाते हैं कि बस मेरे को दे ही दो, मुझे दे ही दे तू आउट, जिससे कि अंपायर कॉल का फायदा मुझे मिल जाए। ये हालत है इन लोगों की। पहली पारी में भीगी बिल्ली की तरह इधर उधर भागते रहते हैं। तो दूसरी पारी में तो लेकिन कुलदीप ने क्या गजब की बॉलिंग की, बहुत ही बढ़िया। कुलदीप ने बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग की है। 22 रन के 4 विकेट लिए उसने। जडेजा, लेकिन पता नहीं जडेजा ने विकेट पे नहीं डाली बॉल, और डाल भी रहा था तो इतनी तेज तेज बॉल डाल रहा था। यह फ्लाइट देना चाहिए कुछ तो। आज भी आप ये देखिए कि अश्विन और जडेजा ये दोनों, इनकी बॉल को बैट्समैन बड़े आराम से खेलते। इवन जैक क्रॉली जब तक खेल रहा था तब तक अश्विन को उसने एक ओवर में 3 चौके भी मारे थे, क्योंकि उसे कुछ करना नहीं रहता है। वो ये लोग ओवर पिच कर देते हैं, बॉल इतनी आगे फेंक देते हैं। इनको थोड़ा सा जैसे नेथन लायन करता है बॉलिंग, या फिर बशीर, इवन बशीर वो नया लड़का, वो भी ऐसी बॉल करता है कि बैट्समैन को समझ में नहीं आता कि मैं आगे जाऊं कि पीछे जाऊं। उस तरह की बॉलिंग ये लोग नहीं करते। ये तेज करेंगे पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बॉल, बैट्समैन हमेशा ओवर पिच बना के मार देते हैं। जडेजा ने तो आज वही किया, तेज 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 तेज, बिल्कुल वनडे स्टाइल की बॉलिंग कर रहा था वो, T20 स्टाइल की। टेस्ट मैच स्टाइल की फ्लाइटेड बॉल तो उसने की ही नहीं, इस वजह से उसको विकेट नहीं मिले। बैट्समैन को मालूम रहता है कि सीधी बॉल आनी है, रोकने के लिए वो तैयार खड़े हुए थे। लेकिन फिर भी इंग्लैंड के बैट्समैन ने बैटिंग अच्छी नहीं की और मतलब 145 रन पे ऑल आउट हो गए। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट जो हम कल डिस्कस कर रहे थे वो भी सही हो गया कि इन लोगों ने वो भी अच्छा कर लिया। और तीसरा पॉइंट था कि रोहित शर्मा जरा ढंग की कप्तानी करे, तो इसने बॉलिंग चेंजेस भी ठीक किए। फिर उसके बाद फील्ड प्लेसमेंट्स भी सही लगाए और कुल मिला के 145 रन पे जब ये हो गए तो टोटल 191 का ये इनको टारगेट मिल गया। उसके बाद जब ये लोग चौथी पारी में अपनी दूसरी पारी में बैटिंग करने आए तो हमारा चौथा पॉइंट जो था कि इंडिया को अगर मैच जीतना है तो इनको क्या करना है, जब तक बॉल हार्ड है तब तक इनको फोड़ने की स्टाइल में बैटिंग करनी है, और एग्जैक्टली वही किया। मुझे तो ये लगता है कि हम लोग ये जो 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे ना, ये चारों पॉइंट पे आज इन लोगों ने अमल किया है। तो आप बताइए, हम और आप जब ये हम डिस्कस कर रहे थे कल के मैच के बाद, तो हम लोग भी तो इंडियन टीम के कंसल्टेंट हो सकते हैं ना, नहीं हो सकते क्या? यही बात तो कर रहे थे हम लोग। एग्जैक्टली जो हम डिस्कस कर रहे थे वही हुआ, वही किया भी इन लोगों ने। तो इन लोगों का तो धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये तो मतलब उल्टी सीधी चपेट मारने में तो उस्ताद है, ये उल्टा सीधा काम करने में। इसलिए आज इन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि भैया जो करना चाहिए था वो किया तुम लोगों ने। तो उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो, आपको मिठाई भिजवा देते हैं हम।
तो मतलब ये है, देखिए हम और आप जो डिस्कस करते हैं ना, वही है सच्चाई क्रिकेट की। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस और थोड़ी गेम की नॉलेज होनी चाहिए। तो आज वही हुआ जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। और दूसरी पारी में जब ये बैटिंग करने आए, तब भी इन लोगों ने थोड़ी अकलमंदी से बैटिंग की कि इन लोगों को जब तक बॉल हार्ड है तब तक आपको मारपीट के खेलने की कोशिश करना है। और उसमें बहुत बड़ा साथ दिया बेन स्टोक्स ने। कैसे दिया साथ बेन स्टोक्स ने, वो आप ये देखिए कि इस पगले ने इसने स्पिनर्स लगा दिए, जो रूट और ये अपने टॉम हार्टली और बशीर, इन लोगों से क्यों करवाई होगी इसने? मुझे कोई ये बता दे कि इसने इन लोगों को क्यों, इसने 4 ओवर जो रूट से करवाए, 3 टॉम हार्टली से करवाए और 1 बशीर से करवाया। इसने ये क्या समझ रहा है? ये क्या इंडिया के स्पिनर्स की तरह पुराने हरामी लोग हैं क्या ये? अरे भैया, इनको नई बॉल से बॉलिंग करनी नहीं आती। पहली बात तो ये अभी कल के जुम्मा 4 दिन हुए स्पिन करने लगे हैं ये इंग्लैंड के। 2 तो बच्चे नए हैं और 1 जो रूट भी कोई स्पिनर नहीं है। उसने कोई नई बॉल से कभी बॉल की है क्या? तो ये उसका डिसीजन बहुत ही ज्यादा गलत था। बिल्कुल उसे नहीं करना चाहिए था। उसे वही जेम्स एंडरसन और ओली रॉबिन्सन के साथ शुरुआत करनी चाहिए थी। इसने बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर दिया। इसको लगा कि जैसे इंडियन स्पिनर्स ने विकेट निकाल लिए थे नई बॉल से करके, वैसे मेरे स्पिनर्स भी निकाल देंगे। लेकिन यहाँ जमीन आसमान का फर्क है। कमीनेपन के लेवल में इंडियन स्पिनर्स बहुत बड़े वाले हैं। ये 1 नंबर के घाघ हैं। और कहा इंग्लैंड के स्पिनर्स कल के वो लड़के हैं। और जो रूट तो कोई स्पिनर है नहीं। इसने बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर दिया। उन लोगों ने फुल टॉस से भी खूब फेंकी, ओवर पिच भी खूब फेंकी, क्योंकि अब वो कैसे नई बॉल से कैसे स्पिन फेंक देंगे? वो तो बेसिकली उनकी बॉल स्पिन तो होनी नहीं थी और सीधी सीधी बॉल फेंक रहे थे वो। इन लोगों ने 8 ओवर में 40 रन ठोक दिए। ये करना भी था इनको। मतलब कितनी बॉल तो फुल टॉस से फेंकी, जो रूट ने भी फेंकी और उसने भी फेंकी, टॉम हार्टली ने भी फेंकी। तो ये तो होना ही था। ये बेन स्टोक्स ने बहुत बड़ी गलती कर दी। और उसको विकेट लेने के लिए अगर कोशिश करनी थी तो जेम्स एंडरसन और ओली रॉबिन्सन से ही करनी थी, या फिर ज्यादा से ज्यादा वो बशीर से करवाता। लेकिन बाकी तो फिर तो इन लोगों ने वही किया जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इन लोगों ने भी आके पीटना पाटना शुरू किया। अब 192 रन में से 40 रन तो नॉक ऑफ कर दिए इन्होंने। अब कल सुबह होगा ये कि कल सुबह लाइट रोलर लेंगे। विकेट शुरू में भी थोड़ा बहुत तो अच्छा खेलेगा। एक बात ये जरूर बहुत अच्छी है कि एक भी विकेट नहीं गिरा इनका। एक भी विकेट गिर जाता है तो मॉरली टीम थोड़ी सी डाउन हो जाती है। अब यह है कि कल 10 विकेट हाथ में और आपको 152 रन बनाने हैं। अब अगर आप कल ये भी नहीं बना पाओगे फिर तो इन सबको घर भेज देना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि मुझे जायसवाल से तो उम्मीद है। रोहित शर्मा का कोई भरोसा नहीं है। अब कल सुबह ये गलती बेन स्टोक्स नहीं करेगा जो उसने आज की थी। कल वो ओली रॉबिन्सन और जेम्स एंडरसन से ही शुरुआत करेगा। तो अब जेम्स एंडरसन के भी अब एक्सपीरियंस का सवाल है कि वो क्या करता है कल। तो मुझे लगता है कि कल तो मैच डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। पहले हाफ में नहीं तो मतलब लंच के पहले नहीं तो लंच और टी के बीच में खत्म हो जाना चाहिए। आइदर वे से मेरा मतलब यह है कि मतलब अगर इंडिया के विकेट नहीं गिरे तो इंडिया स्कोर कर लेगी। और अगर इंडिया स्कोर नहीं कर पाई, इसका मतलब यह है कि इंडिया के विकेट गिर गए तो इंडिया ऑल आउट हो जाएगी। हालांकि जिसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ऐसा मुझे लगता नहीं है कि अब चूंकि रन बहुत कम बाकी है, 152 रन ही बाकी है, तो जब तक शुरू के आधे घंटे में ही 2-3 विकेट इंडिया के ना गिर जाएं तब तक कोई परेशानी होगी नहीं। और अब देखते हैं कि अब रोहित शर्मा कल कोई बदतमीजी का शॉट ना मार दे। मुझे तो सबसे बड़ा डर इससे यही लगता है। कल का मैच मेरे ख्याल से इंडिया के लिए खुशखबरी होना चाहिए। तो मिलेंगे कल के मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।